हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में। इससे पहले भी हम वेल्डिंग के कई सारे वीडियोस देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। अब इस नाम में क्या समझ में आ रहा है? सबमर्ज्ड मतलब कि जो आर्क है वो आपकी सबमर्ज्ड है, मतलब कि छुपी हुई है। ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट देखो, ये एक हाई प्रोडक्टिविटी वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम कॉन्टीन्यूसली फेड इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है हमारा, वो हमारा है कंज्यूमेबल टाइप का इलेक्ट्रोड। क्लियर? आपको ये समझ में आ रही है? और इस इलेक्ट्रोड को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्टीन्यूसली सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमेबल नेचर का है तो वो वहाँ पे कंज्यूम होता रहेगा। जब इसे आर्क मिलेगी, मेल्ट होगा। क्लियर? एंड ग्रेन्युलर फ्लक्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फ्लक्स का क्या पर्पस होता है कि ऑक्साइड से हमें बचाए, जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट है उसे प्रोटेक्ट करे, ऑक्सीडेशन ना हो वहाँ पर। तो जो फ्लक्स का यहाँ पर टाइप है वो है ग्रेन्युलर टाइप, मतलब कि दानेदार फ्लक्स आप यहाँ पर इस वेल्डिंग में यूज़ करने वाले हो। क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? द आर्क फॉर्म्स बिटवीन द वर्कपीस एंड द इलेक्ट्रोड। जब भी आर्क क्रिएट होगी, हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे, आर्क क्रिएट होगी। आर्क जो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में बनेगी वो क्या करेगी? मोल्टन पूल क्रिएट करेगी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं? फ्लक्स को ऊपर की तरफ से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि फ्लक्स ऊपर से आर्क को कवर कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दो फायदे हो गए। एक तो आपका फ्लक्स जो है आर्क को कवर कर रहा है, जिससे कि आपका जो जॉइंट क्रिएट होगा वो एक क्लीन जॉइंट क्रिएट होगा, कंटेमिनेशन नहीं होगा, आपका ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे आपके। क्लियर? एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आर्क यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है, तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आपका जो आर्क विजिबल नहीं है तो आपका जो छींटे होते हैं, जो आपका जो स्प्लेटर होता है वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है। तो आप सेफ ऑपरेशन आप इसे बोल सकते हो एज़ कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेस। लेकिन सिमिलरली इसका एक नुकसान भी हो गया कि आर्क हमारे यहाँ पर कवर है, तो हम क्या करेंगे? इससे उतने अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे जितना हमें आर्क विजिबल हो तो हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। तो इसी पॉइंट को मैंने दूसरी तरीके से भी लिखा है, यहाँ पे मैंने लगाया है और। अब यहाँ पे क्या लिखा है? आर्क इज़ कवर्ड बाई ए ब्लैंकेट ऑफ पावर्ड आर्क इज़ कवर्ड बाई अ ब्लैंकेट ऑफ पाउडर्ड फ्लक्स। क्लियर? इस तरीके से आर्क कवर हो जाती है, जो कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन या ऑक्साइड्स आप बोलो, उससे हमारे वेल्ड जॉइंट को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो, मैंने एक डायग्राम डिस्प्ले किया है। इसमें क्या है? हमारा एक बेस मेटल है, ये हमारा बेस मेटल है। क्लियर? इस पे हमें क्या करनी है? वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो एज़ यूजुअल हमें आर्क क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मेरे पास में पावर सप्लाई होना चाहिए। तो ये इस तरह का एक शॉर्ट में एक अरेंजमेंट जो बना रखा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि हमने यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए एक सिस्टम लगाया हुआ है, जिसका एक एंड मैंने कनेक्ट किया है हमारे बेस मेटल से और दूसरा एंड मैंने कनेक्ट किया है इसका आपके इलेक्ट्रोड के साथ। क्लियर? तो इस तरीके से एक सर्किट परफॉर्म होगा। जब ये इलेक्ट्रोड इस बेस मेटल के ऊपर हम इस पर टच करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? आर्क क्रिएट होगी। क्लियर? तो एक सर्किट हमारा पूरा होगा। अब ये तो हो गया सिंपल ऑपरेशन जो अब तक हम वेल्डिंग में देखते आए हैं। यहाँ पे नया क्या किया है? नया हमने किया है, ये एक फ्लक्स ट्यूब हमने लगाई है। फ्लक्स ट्यूब ये और ये, इसके अंदर क्या करेंगे? हम यहाँ से फ्लक्स को अंदर की तरफ इंसर्ट करवाएंगे, फ्लक्स को इसमें डालेंगे, तो फ्लक्स क्या होगा आपका? इस पर्टिकुलर एरिया में इस तरीके से फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रोड क्या करेगा? आर्क क्रिएट करेगा। तो आर्क क्या होगी? यहाँ पर आपकी कहीं आर्क क्रिएट होगी। आ रही बात समझ में? अब ये जो आर्क क्रिएट होगी, इसके ऊपर क्या आ रहा है? पाउडर्ड फ्लक्स या ग्रेनुलर फ्लक्स आप इसको बोल दो, वो इसके ऊपर आ रहा है। तो आपकी वेल्डिंग परफॉर्म होती जाएगी जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने दिखा है, देखो, फीड इस डायरेक्शन में मैंने इसको बनाया है, मतलब कि जो वेल्डिंग हो रही है वो मेरी क्या हो रही है? इस डायरेक्शन के अंदर मेरे वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। क्लियर? भी हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं तो क्या होता है? ऑक्साइड से तो हम बच जाते हैं, लेकिन एक सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं वेल्ड स्लैग। क्लियर? तो वेल्डिंग के दौरान जो स्लैग बनता है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ हमारा जम जाएगा और इसी के नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगी? वेल्डिंग अच्छे से हो जाएगी। तो जब आपका वेल्डिंग हो जाए तो आपको क्या करना होता है? जो स्लैग उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, आपको उसे हटाना होता है, क्योंकि वो क्या होती है? हाईली कोरोसिव नेचर की होती है, जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लियर?
आप यहाँ पर ये डायग्राम मैंने एक और यहाँ पे लगाया है, इसको भी यहाँ पर देखो। इसमें क्या हो रहा है, दो रेड कलर की प्लेट से, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इन दोनों को मुझे क्या करना है, जॉइंट क्रिएट करना है। तो सेम मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, ये जो लग रहा है आपका ये इलेक्ट्रोड है, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल नेचर का है, तो क्या होगा, जैसे जैसे ख़त्म होते जाएगा वैसे वैसे हमें सप्लाई भी करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, वायर रील और रोलर मैकेनिज़्म लगाया है। आप किसी भी तरह का मैकेनिज़्म लगाओ, होना क्या चाहिए कि वो कॉन्टीन्यूसली फीड हमारा होना चाहिए सिस्टम में। अगर इलेक्ट्रोड ख़त्म हो गया और हम उसमें टाइम लगाएंगे उसको रिप्लेस करने में, तो वेल्डिंग जो ऑपरेशन है वो बहुत धीरे धीरे होगा और इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी अरेंजमेंट लगाओ, इस तरह से आप रोलर लगा दो, रील लगा दो या और भी कोई ऑटोमेटिक अरेंजमेंट लगा दो। आपका वायर क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोड है वो कॉन्टीन्यूसली फीड करना चाहिए सिस्टम में, क्लियर। और यहाँ पे देखो, एक मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक हॉपर लगाया है, इसके अंदर मैं क्या डाल रही हूँ, फ्लक्स डाल रही हूँ यहाँ से, और वो फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे गिरेगा, क्लियर। और ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, आर्क क्रिएट करेगा। इस तरीके से वेल्डिंग होती जाएगी। जैसे आर्क क्रिएट होगी, ये ग्रेनुलर फ्लक्स क्या करेगा, मेल्ट करेगा, और मेल्ट होके क्या करेगा, जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उससे ऑक्साइड फॉर्मेशन होने से बचाएगा। तो इन जनरल आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से हमें प्रोटेक्ट करेगा हमारे वेल्ड जॉइंट को, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसे सबमर्ज्ड क्यों बोला जाता है, इस वेल्डिंग में सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग हमने क्यों लगाया है, क्योंकि जो हमारी वेल्डिंग आर्क होती है वो हमारे ग्रेनुलर फ्लक्स से क्या होती है, कवर्ड होती है। एक लेयर जम जाती है फ्लक्स की, आर्क नीचे की तरफ होती है। तो उससे क्या होगा, उससे होगा आपका जो वेल्डिंग जॉइंट होगा उसको प्रोटेक्ट करेगी एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से, एंड जो आर्क होगी हमारी ज़्यादा स्टेबल होगी, एंड जो प्रोसेस होगा वो ज़्यादा स्मूथ होगा, क्लियर। एंड अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होगा, इससे हमारी सेफ्टी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि जो भी एमिशन होता है फ्यूम्स का या स्पार्क्स का, तो वो क्या होगा यहाँ पर मिनिमाइज़ होगा, हमारे आइज़ में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें आर्क विजिबल ही नहीं है यहाँ पर। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सेफ़ ऑपरेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेसेस। तो सबमर्ज्ड क्यों बोला जाता है इसे, ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में सबमर्ज्ड का क्या मीनिंग है, या इसे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ही क्यों बोला जाता है। तो आंसर पता होना चाहिए, क्लियर। बात करें कंपोनेंट्स की, तो एज़ यूजुअल मैं पूरा आपको डायग्राम दिखा चुकी हूँ, और पूरा हम वेल्डिंग में हम देख चुके हैं कि जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होता है आपका, आपके पास में पावर सप्लाई होनी चाहिए, पावर सोर्स होना चाहिए। आपको एसी हो डीसी हो, अलग अलग टाइप पे अलग अलग डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास में वेल्डिंग पावर सोर्स होना चाहिए, जिससे आप इलेक्ट्रोड और आपका जो वर्क पीस है जिस पे आपको वेल्डिंग परफॉर्म करना है वहाँ पर उसे कनेक्ट करना होगा, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास में इलेक्ट्रोड फीड मैकेनिज्म होना चाहिए, कि इलेक्ट्रोड यहाँ पर क्या है, कंज्यूमेबल नेचर का है, वायर फॉर्म में, तो वो रेगुलर बेसिस पे क्या होगा, कंज्यूम होता जाएगा। तो हमारे पास में ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे कि हम उसको कॉन्टीन्यूअस फीड कर पाए, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है हमारा, वायर फॉर्म में जनरली क्या होता है, माइल्ड स्टील का यूज़ किया जाता है, जो एज ए फिलर मटेरियल भी काम करता है। मतलब मैंने आपको बताया कि कंज्यूमेबल है, मतलब कि वो वहाँ पर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और जहाँ पर जॉइंट क्रिएट होना है बेस मेटल भी मेल्ट होगा, आपका इलेक्ट्रोड भी मेल्ट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, एज ए फिलर मटेरियल, एक्स्ट्रा मटेरियल की तरह काम करेगा उस वेल्डिंग जॉइंट को क्रिएट करने के लिए। तो आपका जो वेल्डिंग जॉइंट होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्लियर। फिलर मटेरियल क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पर फ्लक्स हॉपर। फ्लक्स हॉपर क्या हो गया, एक तरीके से आप बॉक्स मान लो, एक डिब्बा मान लो। करना क्या है, जस्ट उसके अंदर फ्लक्स स्टोर होगा और उसी के थ्रू क्या होगा, आपके वेल्डिंग एरिया में वो फ्लक्स वहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट में हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में वर्कपीस होना चाहिए, ऑब्वियसली जिस पे हमें वेल्डिंग परफॉर्म करनी है, हम उसको प्रॉपर पोजीशन कर ले कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट या जो भी उसको क्लैंप करना है प्रॉपर उसको तैयार कर ले। एंड देन लास्ट वेल्डिंग टॉर्च। अब जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो इस तरीके से हवा में तो नहीं रहता ना, उसके लिए एक अरेंजमेंट होना चाहिए कि आपका कोई ट्यूब है या इस तरीके से नोज़ल बोल दो, या फिर आप उसको वेल्डिंग गन बोल दो। इस तरीके से आपका इलेक्ट्रोड क्या होगा, उसके थ्रू पास होगा और वेल्डिंग एरिया में आर्क क्रिएट करेगा, क्लियर। आप नोज़ल भी इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हो सकता है, ईजी हो सकता है। यहाँ पे एक डायग्राम लगाया है मैंने,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट ट्यूब। कॉन्टैक्ट ट्यूब क्या हो गया, एक तरीके से ट्यूब टाइप हो गया जिसके अंदर से इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, वेल्डिंग एरिया में आ रहा है, क्लियर, और आर्क क्रिएट हो रही है। तो अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि नया नाम क्या आ गया है, ये जस्ट एक अरेंजमेंट है। बेसिक क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रोड है, हमने बोलने को बोल दिया कि इलेक्ट्रोड है, लेकिन उस इलेक्ट्रोड को भी वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो प्रॉपर यूज़ करना है इक्विपमेंट, वो हम इसको बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट ट्यूब, या फिर हम इसको वेल्डिंग टॉर्च, वेल्डिंग गन, कुछ भी हम इसको यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अब अगर बात करें सेटअप स्टेप्स की, तो ऑब्वियसली सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क पीस को पोजीशन करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर क्लीन करो, उसको प्रॉपर क्लैंप करो। आफ्टर दैट हमें क्या करना पड़ेगा, पावर सोर्स को सेटअप करना पड़ेगा, उसके वोल्टेज, करंट जो भी उसमें हमें सेट करना है वो हम उसमें सेट करेंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड जो भी है उसको इंस्टॉल करेंगे। जो भी हमारा वायर फीड मैकेनिज्म है, जिस भी तरह का सिस्टम में प्रेजेंट है वहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड को सेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड क्या है, हमारा वायर फॉर्म में जो फिलर मटेरियल की तरह भी यहाँ पर काम आएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ सकता है, जो फ्लक्स है उसको हम लोड करेंगे। हमारा फ्लक्स क्या है, दानेदार फॉर्म में, ग्रेन्युलर फॉर्म में, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्लक्स होपर के अंदर डाल देंगे, क्लियर। नेक्स्ट हम वेल्डिंग पैरामीटर्स जो भी होते हैं, जैसे कि फ्लक्स कितना स्पीड से नीचे की तरफ गिरेगा वेल्डिंग एरिया में, जो प्लेट हमें वेल्डिंग करनी है, जिन पे जॉइंट क्रिएट करना है, उसकी थिकनेस कितनी है, हम किस स्पीड से आगे की तरफ इलेक्ट्रोड को मूव करवाएंगे, वो सारे पैरामीटर्स आप ऑटोमेटिक मशीन्स में सेट कर सकते हो। उसके बाद हम वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे। वेल्डिंग करना स्टार्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, उसको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते रहना है कि आपका जो वेल्डिंग है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए, ऑप्टिमल रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको एक बार प्रोसेस को देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट कर दिया और आपने छोड़ दिया, लास्ट में देखो तो कुछ हो सकता है कि कुछ जो चाहिए था आपको, जितना एक्यूरेट चाहिए था उतना नहीं बना। तो आपको उसे कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, थिक मटेरियल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर हमें वेल्डिंग करनी है थिक मटेरियल्स की, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर ये काम में आता है ये वेल्डिंग प्रोसेस। तो आप याद रखना कि जब थिक मटेरियल्स की बात करें तो आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग आता है। बहुत पतले मटेरियल्स के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो जो वेल्डिंग स्पीड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वेल्डिंग प्रोसेस, क्लियर। जो पेनेट्रेशन होता है, जो आर्क आपकी क्रिएट होती है, वो अच्छे से डीपली अंदर की तरफ जाती है, तो आपका जॉइंट अच्छा क्रिएट होता है। और ये थिक मटेरियल्स के लिए ही बहुत सूटेबल है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट लिखा है मिनिमल फ्यूम एंड स्पार्क प्रोडक्शन, मतलब कि जो आपका फ्लक्स है वो क्या करेगा, आर्क को एक तरीके से शील्ड कर रहा है, लेयर क्रिएट हो रही है फ्लक्स के ऊपर, जिससे कि जो भी आपका जो छींटे बोल दो आप, जो उछल रहे थे पहले, स्मोक और स्प्रेटर, वो क्या होगा, कम से कम होगा। क्योंकि आर्क ही क्या हो गई आपकी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, एक तरीके से कवर हो गई है फ्लक्स के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट होता है गुड वेल्ड क्वालिटी, मतलब कि ऑब्वियसली आपका जो वेल्ड बनेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, काफ़ी क्लीन बनेगा। और फिनिश जो होगी, एक होता है वेल्डिंग के बाद में हमें बहुत फिनिशिंग करनी पड़ती है, यहाँ पर क्या होगा, हमें कम से कम फिनिशिंग करनी पड़ेगी। हमारा जो वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट होगा वो काफ़ी स्मूथ बनेगा यहाँ पर, क्लियर। तो ये सारे आप पॉइंट्स एडवांटेजेस में लिख सकते हो। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की। पहले ही बता दिया है कि जो थिक मटेरियल्स होंगे उसके लिए काम में लोगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी आपके हॉरिजॉन्टल या फ्लैट सरफेसेज है उसको आप इससे वेल्डिंग कर सकते हो। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड शेप से, जो इंट्रिकेट पार्ट्स है, उसकी वेल्डिंग करना इसमें क्या होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होती है, आर्क जो है वो हमारी हिडन है, इसके ऊपर क्या हो गया, फ्लक्स आ गया है। तो जब हमें आर्क दिखाई नहीं दे रही है तो उसे ऑपरेट करने के लिए हमें स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो इस वेल्डिंग प्रोसेस की, वही इसे अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा और बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेंगे। और जो फ्लक्स हम यूज़ करते हैं वो कहीं पे ट्रैप हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन जब पूरा फ्लक्स आपने कवर कर लिया आर्क को, तो हो सकता है कि वो फ्लक्स कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर कोई छोटा सेक्शन है या कुछ, तो उसमें वो ट्रैप हो जाए। तो ये भी आप एक लिमिटेशन में पॉइंट डाल सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ये आप जहाँ पर यूज़ करोगे, जहाँ पे आपको थिक प्लेट्स, थिक मटेरियल्स की वेल्डिंग करनी हो। जो बड़े बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, शिप बिल्डिंग, प्रेशर वेसल्स, बॉयलर्स, अर्थ मूविंग मशीनरी, एविएशन इक्विपमेंट्स, ब्रिजेस एंड अदर स्ट्रक्चर्स, तो इन जगहों पे आप क्या करोगे, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग यूज़ करोगे, क्लियर।
अब नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस की। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस एज़ यूजुअल, जब भी आप कोई भी वेल्डिंग परफॉर्म करते हो तो आपको प्रोटेक्टिव गियर जो भी होते हैं वो यूज़ करने होते हैं, जैसे कि हेलमेट हो गया, आपको ग्लव्स पहनने होंगे, आपको ऐसे कुछ कपड़े नहीं पहनने हैं जो कि फटाफट से जल्दी से फायर को कैच कर ले, ठीक है। वेंटिलेशन की बात करें तो जो भी आपके यहाँ पर फ्यूम्स बन रही है, स्पार्क क्रिएट हो रही है, तो कुछ ऐसी हार्मफुल भी हो सकती है जिसे आप इनहेल कर लो अंदर अपनी बॉडी में। तो आपके वहाँ पर जहाँ पे भी आप वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हो तो वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एंड नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं, फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी मतलब कि जहाँ पे भी आप वेल्डिंग परफॉर्म कर रहे हो, जहाँ पे भी आपकी वेल्डिंग हो रही है, उस पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए जो कि जल्दी से फायर कैच कर ले। जैसे मान लिया पटाखे रखे हुए, बारूद रखा हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, आग लगने के, फायर लगने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। तो आई होप आपको सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पूरा समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।